तहरीक इंसाफ की कॉल को 8 दिन बाकी रह गए हैं, चहमगोइयां हो रही हैं कि क्या ये तहरीक कोई बाजी पलटने में कामयाब हो पाएगी या फिर जूं की तूं सूरत हाल रहेगी। तहरीक इंसाफ की कॉल को 8 रोज बाकी हैं, मगर रहनुमाओं के बयानात से लग नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ कोई बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है। लेकिन अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो क्या सियासी जमातें तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से कुछ फराहम कर सकती हैं, और जिनसे तहरीक इंसाफ बातचीत करना चाहती है उनके खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ दोहराई नहीं जा सकती। 9 मई और फिर सजाओं का सिलसिला और बानी की सोशल मीडिया पोस्टें, तहरीक की स्पेस मजीद कम होती जा रही है। तो मामला तो आपके सामने है और मैं चाहती हूँ कि शहजाद भट्ट साहब से सबसे पहले पूछा जाए। शहजाद भट्ट साहब, एक जानिब तहरीक की कॉल है और काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि सूरत हाल कहीं सेटल होती नजर आ रही है, बयानात और शोला अंगेज बयानात। ऐसे में आपको लगता है कि जो डील वो कहते हैं कि मुझे ऑफर की जा रही है और मैं वो कबूल नहीं करूंगा, इसमें कोई हकीकत है, कोई सच्चाई है? देखिए मुनीज़े, बात सीधी सी है। इमरान खान के मुतल्लिक बात करें, आप बात करें कैदी नंबर 804 जेल काट रहा है और अच्छी जेल काट रहा है। डील आती होगी या नहीं आती होगी, मेरे पास गैप का इल्म तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह की जेल काट रहा है कैदी नंबर 804 वो अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ जो सारी टीम है वो भगौड़ों की है, वो मार खाना जानती नहीं। आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक, राणा सनाउल्लाह, परवेज रशीद, इनके कपड़े उतरे थे और इनको करके मारा गया था, वो दौर भी याद कर ले। आज शहबाज गिल बाहर बैठा हुआ है और बाहर बैठ के नोट को मार रहा है, डॉलरों की सूरत में बयानबाजी है। और यार मार खानी चाहिए, सियासत होनी चाहिए। जब सियासत होती है तो फिर जिगरा भी बड़ा किया जाता है। नहीं बड़ा जिगरा कैदी नंबर 804 का, हाँ है, कोई माने या ना माने जेल काट रहा है। लेकिन सवाल यह है, आपका जो सवाल है उसकी तरफ मैं मुनीज़े आता हूं। इस वक्त तक अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। और यार कोई आपको सड़कों पर, आप ईमानदारी से ये चारों बंदे दिल पर हाथ रख के कह दें कोई बंदा नजर आता है, आना भी नहीं। लेकिन मैं वाइंड अप करूंगा, ख्वाजा साद रफीक को टिकट की ऑफर हुई है मियां अजहर की सीट पर, उसने माजरत कर ली है और मियां अजहर के बेटे जो है वो ही अब देख रहा है कि पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर आते हैं या फिर कोई और आता है या फिर वो कहीं और से जरेंगे। लेकिन आखिरी बात जेल की खौफनाक है, आप सब दुआ करें। मैं आवाम से भी अपील करता हूं दुआ करें। मियां महमूद रशीद की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। कोट लखपत जेल में मेरे जराए ने यह बात मुझे बताई है कि वहां पर जो 4 अफराद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब हैं, उमर साहब हैं और मियां महमूद रशीद है। मियां महमूद रशीद साहब का 3-4 माह कबल पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ठीक हो गए थे। ठीक है शहजाद भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन जो आप बात करें जिनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह उनको सेहत दे, हम तो यही कह सकते हैं। मजहर बल्ला साहब, आप मुझे बताएं कि तहरीक की बात कर रहे हैं और शहजाद भट्ट साहब कह रहे हैं कोई रौनक मेला नजर नहीं आ रहा, कोई जोशो वलवला नहीं देखा जा रहा, तो वो बेटों की आमद का क्या बना? क्या वो प्लान भी कैंसिल हो गया, अब वो भी तशरीफ नहीं लाएंगे? नहीं, देखिए बेटे तो उनके जब भी आएंगे वो अपने वालिद से मिलने आएंगे, वो उनका कोई मिशन सियासी तो नहीं होगा, वो एक औलाद की सूरत में अपने वालिद के लिए आएंगे और उनका हक भी है। अगर वो अपने वालिद के लिए कोई जदोजहद करते हैं, ये भी उनका हक है। अब आ जाइए ये जो तहरीक के हवाले से, देखिए अभी तो वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो पार्टी है उनकी, जो पीटीआई है, वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रही है, कन्वेंशन कर रही है, मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं कन्वेंशन, मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन उसका नुक्ता आगाज़ तो बयान कर दिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कि वो 1 अगस्त को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे और उससे वो तहरीक का आगाज़ करेंगे। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक मुनीज़े एक मसवदा तैयार हो रहा है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में। उसमें पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के हवाले से एक मसवदा तैयार हो रहा है और हो सकता है उस पर नवाज शरीफ भी साइन कर दें। बहुत से लोगों को कहा जाएगा, जिन लोगों का जमहूरियत पर और कानून की हुक्मरानी पर यकीन है वो करेंगे साइन। और अभी कल मुझे एक सेनेटर ने बताया कि जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी एक सेनेटर है, उसने कहा कि जनाब हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, इख्तियार तो पता नहीं कहीं और चले गए।
हम तो बिल्कुल बेख्तियार होके रह गए। और एपीसी की बात कर रहे हैं बरला साहब, आप एक और एपीसी की बात कर रहे हैं। कितनी एपीसी बुलानी है और फिर कितनी बार उसमें नाराजगियां देखनी है? कहीं पे हुकूमत नहीं आ रही तो कहीं पर ऑपोजिशन नहीं आ रही है। एपीसी का नाम ही बदल देना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के भी बड़े करीब रहे हैं और वो जमहूरियत के हवाले से बातें करते रहे हैं, कानून की हुक्मरानी के हवाले से। अब तो जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने तहरीक का सारा इख्तियार उनको दे दिया है महमूद खान अचकज़ई को कि वो तहरीक चलाएं। एपीसी में आएंगे वो सारे या नहीं आएंगे? लेकिन एपीसी में कोई नहीं आता है, ये सब इकट्ठे होकर नहीं बैठते हैं। चले देखिए, वक्त बताएगा कौन नहीं बैठता कौन बैठता है। चलें ठीक है, बिल आकर अगर आपने ये बात छोड़ दी है तो इसे वक्त पर छोड़ देते हैं। ठीक है मजहर बरला साहब, अगर आपने ये मामला वक्त पर छोड़ दिया तो फिर वक्त आने पर देख लेंगे कि अब की बार जो एपीसी बुलाई जाती है उसमें ये तमाम जमातें मुल्क की मफाद के लिए इकट्ठे होकर बैठती हैं या नहीं। सायरा जी, आप मुझे ये बता दें कि जो 9 मई के केसेस की जमानत का फैसला था वो भी चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर क्या देख रही हैं आप? क्या ये पीटीआई के जो अरकान हैं वो नाअहल हो सकते हैं? 9 मई आपने कहा फैसला वापस हो गया, उससे पहले भट्ट साहब ने बताया कि वो उनकी तबीयत खराब है। मैं बता दूं, तबीयत तो वो 70 साल बल्कि 80 साल खातून यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर, उनकी भी तबीयत खराब है। उमर चीमा की भी तबीयत खराब है। यानी कि हम बैठ के यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ना कोई ट्रायल, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई फुटेज, वो उठा के 4 लोगों ने, और आपने कहा कि जेलें तो ख्वाजा साद रफीक और उन्होंने काटी है, तो ये 5 लोग कौन है? सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद से ही खतरात लाहक हैं। एक रहनुमा दूसरे के लिए कोई गड़ा खोद रहा है, कोई किसी की लेग पुलिंग कर रहा है और उसी की वजह से अभी तक ये तहरीक भी जोर नहीं पकड़ रही है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये जो तहरीक निकलनी है ये बाजी पलटेगी या कैद बरकरार रहेगी? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पीटीआई की जो इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप है जो बाहर बैठी हुई है वो एक नकारा साबित हुई है और उसने ना कोई पार्टी की खिदमत की है बल्कि पार्टी के अंदर जो तकसीम थी उसको और ज़्यादा गहरा किया है और अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ के पार्टी मफादात को नुकसान पहुँचाया है। अब मसला रहा तहरीक का, जब आप खुद कह रही हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि इस तरह की दाखिली तकसीम और इस तरह के दाखिली इंतशार के बाद तहरीक का चलना जो है उसका इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा और वे तहरीक एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकेगी। और यही पीटीआई का डायलेमा है कि जिस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी तहरीक के ऊपर, उस पर कम तवज्जो है और दाखिली मामलात पे और बिगाड़ पे ज़्यादा तवज्जो है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा दूर चले गए हैं कि आपस में बदइत्तेमादी बहुत बढ़ गई है। हुकूमत हो या पीटीआई हो, अब तो मुझे ज़्यादा सियासी इंतशार नज़र आ रहा है। आप कह रही हैं कि अरकान को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, लोगों को 10-10 बरस की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तो सियासत जो है वो इस वक्त माजराई इंतशार और तनाव की तरफ बढ़ रही है और इसमें कोई मफाहमत के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे और सब अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। कोई इसमें लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का मफाद किस में है। सब अपनी ज़ाती लड़ाइयों में इतने आगे चले गए हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का दाखिली सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत दूर होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, उनको पाकिस्तान के इशारे देखने चाहिए और देखने चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं और जिस तरह के अभी तक बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अंदर के अंदरूनी मसाइल ही हल होने का नाम नहीं ले रहे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जिक्र तो हम बहुत सुनते हैं मगर हम उसमें अमली तौर पर नहीं देख रहे कि तमाम जमातें एटलीस्ट मुल्क की मफाद के लिए आकर टेबल पर तो बैठें, कोई हल तो निकालें, मगर ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन वक्त आता है तो देखते हैं कि अब की बार जो APC होने जा रही है क्या उसमें ये सब मिलकर बैठते हैं। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो बलूचिस्तान के बाद यहाँ रावलपिंडी में पेश आया है गैरत के नाम पर कत्ल का, उस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। बलूचिस्तान के बाद रावलपिंडी में भी गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी को कत्ल कर दिया गया है। इसकी असल वजह ये जिरगा सिस्टम है या फिर कुछ और है, ये तलाश किया जाएगा। हवा की बेटी गैरत के नाम पर कब तक कत्ल होती रहेगी? अभी बलूचिस्तान वाक़े में मुल्ज़िमान का रिमांड चल ही रहा था कि रावलपिंडी में गैरत के नाम पर एक और कत्ल हो गया। ऐसा क्यों है कि कोई भी घरेलू नाचाकी से मुतल्लिक वाक़े में औरत को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है? ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 1000 ख़वातीन को कारोकारी, सयाहकारी और गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है। बरला साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इस वाक़े की असल हकीकत क्या है? जब देखिए ना कि इसमें इस तरह
ये समाज का भी मैं समझता हूँ एक कसूर है। किस तरह एक नौजवान लड़की को एक बूढ़े के साथ बांधा गया, और फिर समाज का दूसरा कसूर देखिए कि उस लड़की का वो लड़का जो है उस्मान, उसके साथ ताल्लुक़ कैसे बना, और फिर उसके जो वो जिरगा वाला है बंदा असमत, वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, और फिर वो मार के खुद ही नमाज जनाजा भी पढ़ा रहा है और उसमें गोरकन भी है। देखिए ये चेन है पूरी। इस तरह के जो वाक़यात हैं ये एक चेन के साथ हो रहे हैं ना। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमती रेट नहीं है, और इस वाक़या से एक दर्स ये भी मिलता है कि अखलाकियात नाम की चीज़ नहीं रही, माशरे में दीन से दूरी हो गई है। घरेलू खवातीन को भी जरा शामिल करें ना, जिन्होंने घर के अंदर ही उसे गुस्ल दिया, वो भी तो मुलव्विस है। वो बेचारी तो देखिए, ये जो मर्द का मुआशरा हम कहते हैं ना, जो ये कबायली निज़ाम आ जाता, चूँकि ये ख़ानदान 80 साल पहले मोमन से आया था, तो अभी तक उनके रस्म व रिवाज वही चल रहे हैं। उन्हें रस्म व रिवाज तो बदल लेने चाहिए थे दूसरे शहर में आके। तो वो जो ख़वातीन हैं वो बेचारी डर के मारे उन्होंने गुस्ल दिया, वो तो डरी हुई थी कि कहीं हमें ना मार दिया जाए। वो ये जो कानून को अपने हाथ में लेने वाला काम है ना, ये रुकना चाहिए। और मुझे ज़्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो एक खातून है। और एक और सितम देखिए, इस्लामाबाद में गधे जो हैं वो खिलाए जा रहे हैं और वो भी गोश्त पकड़ा गया। ये किसकी रेट है? ये हुकूमती रेट नहीं है तो ये सब कुछ हो रहा है। ये एक लड़की की बात नहीं, यहाँ तो हज़ारों लड़कियों के साथ ये सितम हो रहा है, और उसमें कोई ना कोई सियासी पुष्टपनाही है। अब ये जो पिंडी में वाकया हुआ है, ये सियासी पुष्टपनाही है पीछे। वो कौन है असमतुल्लाह? वक्त मुकम्मल हो गया। वो किस पार्टी का है? ठीक है मजहर बल्ला साहब, आपने सियासी वाबस्तगी का भी पहलू इसमें उजागर कर दिया है। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि ये सियासी वाबस्तगी किसके साथ है, किसकी है? क्या इस केस में किसी को किसी की पुष्टपनाही भी हासिल है? देखें मुनीज़े काबिल एहतराम, इस मुल्क में गधे खाने वाले जो अफराद हैं उनको सियासी वाबस्तगी उनके साथ, लोगों के साथ होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम पहलू है वो आपने अपने इंट्रो में भी बात की है, वो था आपने कारोकारी गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली जो बात की है। तो पूरे पाकिस्तान को मॉनिटर कर लेना। मैं तो मानता हूं कि बलूचिस्तान में काम होने के बाद पंजाब में भी ये पिंडी के में काम हो गया है, मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करेंगी तो पंजाब में काला काली, 4 अल्फाज बता रहा हूं आपको, काला काली पंजाब, सिंध कारोकारी, KPK में तोर तोरा, और बलूचिस्तान में स्याकारी। ये 4 अल्फाज रवायात जो चल रही हैं, रस्म और रवाज जो चल रहे हैं, इस नाम पर ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। ये जो वाकया बरलास भाई ने अभी बताया है, देखें वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब एक 5 बच्चों की माँ होती है, वो चली जाती है किसी उस्मान के साथ, और उस्मान के बाद वो, लेकिन इस मुल्क में ये होना चाहिए कि ये किसी को इख्तियार नहीं कि वो उसको कत्ल कर दे। चाहे वो 5 बच्चों की माँ भाग गई है, वह यहाँ 4 बच्चों की माँ किसी के साथ लाहौर से भाग के पिंडी जाके रहना शुरू हो गई, कोई बुराई वाली बात नहीं। आप उसको पाबंदे सलासल करें और उसको कानून कमज़ोर है, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में और हुकूमत के नाक के नीचे जो इस तरह के जराइम होते हैं। लेकिन मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि पंजाब में एक नई फोर्स का क़याम आ गया है, जिसकी वजह से क्राइम कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है, क्योंकि लोगों में खौफ आ रहा है। अब इस पंजाब में अगर डकैती की वारदात जो करता है वो ये सोच कर करता है कि मैंने डकैती के दौरान जना बिल जब्र नहीं करना, क्योंकि जना बिल जब्र की जो सज़ा है इस वक्त पंजाब में है, नामुनासिब है, मैं पसंद नहीं करता। वो है फौरी इंसाफ, नो अदालत। ये हो रहा है पंजाब में। ठीक है, वक्त मुकम्मल हो गया। शहजाद भट्ट साहब, आपने बात तो बड़ी अच्छी की है, नई फोर्स के क़याम पर भी बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन क्या सिर्फ ये क़याम कर देने से ही हम कहेंगे कि माशरे में से ये बदकारियाँ ख़त्म हो गई हैं और जुर्म ख़त्म हो गया? मुझे ये बताएं, जो जेलें भरी पड़ी हैं मुजरिमों से, उनका फ़ैसला कब करना है? वो जो खवातीन मार दी गई, वो जिनके साथ ज्यादती हो गई, क्या उनके मुजरिमों को भी सजा दी जानी है या उनको इसी तरह हवालात के पीछे रखकर उनकी खातिर तवाज़ो की जानी है? इस पर भी तो काम करने की जरूरत है ना, कि नई फोर्स नए अखराजात बनाकर हम कहें कि एवरीथिंग इज गुड, नथिंग इज गुड हियर। सलमान आबिद साहब, मेरा ख्याल है अगर शहजाद भट्ट साहब पिछले 1 माह के पंजाब के जराइम और क्राइम को देख लें और उनके दादोशुमार को देख लें तो उनकी काफ़ी तसल्ली हो जाएगी कि पंजाब में क्या हो रहा है।
एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो बात की गई थी ना सियासी पुष्पनाई की, ये जहाँ जहाँ जिरगे चलते हैं, ये जिरगे चलाने वाले कौन हैं? बड़े बड़े सियासी वडेरे। और वो सियासी वडेरे कौन हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी बराह रास्त है? आपको पता है कई तरह के वाक़यात जब बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर वाक़यात होते हैं तो फिर सियासी जमातें उनकी पुष्पनाई में आकर खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो सियासी लोग हैं ये इन जिरगों की हिमायत करते हैं। इसी वजह से आज तक इन जिरगों के होने वाले फैसलों के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, किसी का एहतसाब नहीं होता, किसी को सज़ा नहीं मिलती। इसलिए कि सियासी जमातें हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो कबायली इलाके हैं वहाँ सियासी जमातें उनकी सरपरस्ती करती हैं। पंजाब में ये वाक़या सिर्फ पिंडी में हुआ है तो हमें कान खड़े हो गए हैं। राजनपुर में, डीजी खान में, लिया में, बखर में, मियाँवाली में तवातर के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा कानून का निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि वो इन जिरगों के सामने खुद को बेबस के समझता है, और इसी वजह से फिर जिरगे जो है वो ऐसे गैर कानूनी फैसले करते हैं जिनकी शक्लें हम इस तरह मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, और पाकिस्तान में अदालती निज़ाम का और इंसाफ के निज़ाम का मजाक उड़ता है। सायरा जी, आप मुझे बताएं, क्या लगता है आपको कभी हम यहाँ पर इन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे? क्या इनको गैरत के नाम पर जो कत्ल किया जाता है उस सिलसिले को रोका जाएगा? मैं तो कहती हूँ जो दुनिया से चले गई उसके ऊपर तो बाद में सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है, जो अपने इंसाफ में, अपने दिफा में आकर कुछ बता भी नहीं सकती, उसके कैरेक्टर को कितना बुरा कर दिया जाता है। सही कह रही है मनी से। मतलब अब देखिए ना, अब इनकी गैरत का बोझ भी खवातीन के कंधे पर है। वो अभी यहाँ सिंध में अभी नौशहरा फिरोज के पास से उधर मैं सुबह KTN में वो देख रही थी कि उसमें भी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। तो मतलब अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा वो सरदार खेतरान थे ना, जिनके वो उन पे इल्जाम तो नहीं, वो जो लाशें निकली थी और ये और वो। फिर आपने पिछले दिनों देखा होगा बाकी सब चीजें भी है, FBR है, क्या डॉलर की स्मगलिंग रुकी? और दूसरी बात यह है कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा एक आदमी बकवास गाने गाता है कि कुड़ी नु स्कूलों हटा ले, उतो डांस कर दी पई है। ऐसे उस शख्स ने 6 गाने गाए हैं और वो रिलीज, उसको पकड़ लिया था, उसको हिरासत में ले लिया था पंजाब हुकूमत ने। सायरा जी, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, वो लिया, बट वो अभी तक YouTube पे पहले का बात करने से पहले चेक करूं कि शायद उसके रिमूव तो नहीं किया, बट वो है अभी तक। उसकी सारी वीडियोस रिमूव कर दी गई थी। आप ये करने के वो करने के यहाँ से तब्दीली आएगी तो तब ये चीजें सही होंगी कि यहाँ पर तो माशरा ही ऐसे हुआ है, कोई एक लड़की थोड़ी है। आप कराची बगदादी के इलाके में शीतल और आकाश का जो हुआ था, जो उसने अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, आए दिन ये खबरें सुनते हैं। और मुझे से 1 सेकंड दे दीजिएगा, मैंने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया और इसी में मैंने एक शेर पढ़ा। मैंने कहा अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो। उन्होंने पूरा सेगमेंट इस बात पर गुजार दिया कि ये अगले जन्म पर यकीन रखती हैं। अब आप सोचिए, आप बस दिमागी इस्तात का अंदाजा लगा लें और यहाँ पर फिर बता दें कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वो किया है कि कम से कम हमारे अंदाजा मैं जरूर लगा सकती हूँ। सायरा जी, मैं अगर 30 सेकंड में इस गुफ्तगू को कंपाइल करूं तो खैबर पख्तूनख्वा में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें शेर आलम एंड मेमूनी की जो कहानी है वो मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो कहां पढ़ाई जा रही है, जिसमें लोगों को ये सिखाया जाता है KPK के अंदर कि आपने गैरत के नाम पर कैसे कत्ल करना है। उसको भी चेक करें जरा। अब मुझे भी 10 सेकंड दे दें। ये जो पंजाब के कल्चर में मौला, जट, नूरी, नाथ, फलाना, गुज्जर, ए गुज्जर, उसमें जो कत्ल और गारत दिखाई जाती है, 200 कत्ल कर दो। आज अभी ड्रामा चल रहा है, उसमें 2 खानदानों की दुश्मनी दिखाई हुई है, कत्ल और गारत। यार निसाबी किताब और फिल्मों को आपने इकट्ठा कर दिया। सायरा, सलाम है आपको, खुदा की कसम। शहजाद हुसैन बच्चा ने गलत जानिब इशारा नहीं किया। सायरा जी, आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। हमें असल में बहुत वक्त लगेगा निसाब को दुरुस्त करने में। हमारी ये जो कल्चरल इंडस्ट्री है उसके थ्रू हमें रेवोल्यूशनाइज करना है, तो इन चीज़ों को वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि 17 साल सिदरा का जो कत्ल किया गया है वो उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुजरिम पकड़ा जाएगा, क्या उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे नूर मुकद्दम के मुजरिम को किया गया था, या जैसे वो कसूर की मासूम बच्ची ज़ैनब के मुजरिम के साथ किया गया था? अगर आप चाहते हैं
कि माशरे में ये चीज़ ख़त्म हो जाए और इस किस्म के दोबारा केसेस मंजर आम पर ना आए, तो फिर एक बार सख्त सजा देना बहुत ज़रूरी है। उस केस को मिसाली बनाकर पेश करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस सिलसिले को ख़त्म कर सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।